आपको सिखाता है, समझाता है और आपके पोर्टफोलियो पर एक्सपर्ट सजेशंस भी दिलवाता है। आप भी आ सकते हैं योर मनी में अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड क्वेरीज को सॉर्ट करने के लिए। नोट कर लीजिए तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। फेसबुक ट्विटर पर जाइए, #AskAwaz लिखकर अपने सवाल हमें लिख दीजिए। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर तो आप भेज ही सकते हैं अपने क्वेश्चंस। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है, तो इन पर आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए फिनफिक्स रिसर्च और एनालिटिक्स के फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी मौजूद हैं। प्रबलीन नमस्कार, स्वागत है आपका। और प्रबलीन से सवाल लेंगे, उससे पहले बात करेंगे आज निवेश के 5 बेसिक नियमों के बारे में, यानी 5 गोल्डन रूल्स जो हर किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में फॉलो करने चाहिए ताकि वो एक बेहतर फिनेंसेस प्लान कर सकें। तो बताइए, हम काफी सारी इन्वेस्टमेंट बुक की बात करते हैं प्रबलीन, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, बनाए तो किन बातों का ख्याल रखना है, लेकिन जिन 5 गोल्डन रूल्स की या बेसिक रूल्स की हम बात कर रहे हैं वो कौन से हैं? नमस्कार दीपाली जी। फर्स्ट ऑफ ऑल योर आउटफिट इज बिल्कुल फिट टू द ओकेजन फॉर इंडियाज मैच। एंड जो हम बेसिक रूल्स की यहाँ बात करेंगे, सब हम फाइनेंस की बात करते हैं तब अक्सर हम नंबर्स और कॉम्प्लिकेटेड मैथ एंड एक्सेल शीट को इमेजिन करते हैं, और मेरे ख्याल से उन पूरी कैलकुलेशंस को निवेशकों के लिए करना डिफिकल्ट होता है। सो हम यहाँ पे 5 जो बेसिक रूल्स हैं उनसे उस जर्नी को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। जो पहला रूल है वो है रूल 72। ये बहुत एक सिंपल रूल है जो निवेशकों को ये बताता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट कितने साल में दुगनी हो सकती है। अपने पैसे को दुगना करना एक बहुत बड़ा सपना होता है निवेशकों का। एंड अगर हम इस फिगर को, जो 72 का नंबर है, इसको डिवाइड करें जो उनको इंटरेस्ट रेट उस प्रोडक्ट पे मिल रहा है उससे, तो उनको ये पता चलेगा कि वो कितने साल में अपने पैसे को दुगना करेंगे। अगर हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की आज बात करें तो 7.7% का रिटर्न है। तो अगर 72 को हम 7.7 से डिवाइड करें तो करीबन 9 साल, 9.25 साल में वो का पैसा दुगना होगा। यहीं अगर हम इक्विटी की बात करें, अगर हम 11% रिटर्न लेके चले तो करीबन 6.5 साल में वो पैसा दुगना कर पाएंगे। और इसका यूज ये है कि निवेशक ये भी समझ सकते हैं, कभी उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें 5 साल में ही अपने पैसे को डबल करना है या 6 साल में ही, तो उनको ये भी पता चल सकता है कि उनको कितना इंटरेस्ट कमाने की जरूरत है। अगर कोई चाहते हैं कि 5 साल में ही अपना पैसा दुगना करे तो उनको करीबन 14.5% का रिटर्न चाहिए होगा। और यहाँ अगर उनको कोई ये बताने की कोशिश करता है कि हम आपका 2 साल में पैसा डबल करेंगे, तो उनको एक जानकारी मिलेगी कि 36% के रिटर्न की उनको रिक्वायरमेंट है, सो शायद पॉसिबल ना हो, तो वो किसी फ्रॉड स्कीम से भी बच सकते हैं। सेकेंड रूल हमारे पास है 114 और 144, रूल 114 एंड 144। ये इसी रूल का एक्सटेंशन है जो हमें ये बताएगा कि हम अपना पैसा कितने समय में ट्रिपल यानी कि 3 टाइम हम उसको कर सकते हैं और 4 गुना कर सकते हैं, 4 टाइम्स। अगर हम 8% के रिटर्न पे चले तो 3 गुना हम करीबन, हम 114 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये हमें 14.5 साल में हम अपना पैसा 3 गुना कर सकते हैं। यही अगर हम मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट में डालें, 11% का रिटर्न लेके चलें, तो करीबन 10.25 साल में हम पैसा अपना ट्रिपल कर सकते हैं। और 4 गुना करने के लिए हमें 144 से उस इंटरेस्ट रेट को डिवाइड करना होगा। तो ये 2 बेसिक रूल्स हमें पहले बता देते हैं कि हम अपना पैसा कैसे ग्रो कर सकते हैं। जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दीपाली जी, पर्सनल फाइनेंस का, वो ये है कि हमारे ऊपर कितना कर्जा होना चाहिए। बिकॉज आजकल हमारे पास क्रेडिट कार्ड, होम लोन्स, व्हीकल लोन, बहुत सारे डेट जमा हो जाते हैं। तो ये रूल हमें बताता है कि आपका जो कितना भी कर्ज है, जितने आपके ऊपर लोन्स हैं, वो आपकी टेक होम इनकम का 40% से ज्यादा ना हो। अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं, आफ्टर योर टैक्सेस आपका टेक होम इनकम 1 लाख है, तो आपके सारे ईएमआईज मिला के वो 40,000 एक्सीड ना करे। और अगर ये एक्सीड कर रहा है तो आपको डेफिनेटली अपने डेट को रिड्यूस करने की जरूरत है। इसको बहुत हेल्दी फिगर माना जाता है। इससे कम बहुत अच्छा है अगर आप अपना लोन्स को रखें। चौथा रूल है रूल ऑफ 70। ये एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ये समझना कि आज जो हमारे पास पूंजी है वो कितने समय में अपनी परचेजिंग पावर को लूज कर जाएगी और अपनी वैल्यू का आधा हो जाएगी। अगर आज मेरे पास 50 लाख हैं
और हमारे पास इन्फ्लेशन करीबन 6% है कंट्री में, तो 70 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो मेरा 50 लाख करीबन 11.5 साल में 25 लाख के बराबर हो जाएगा परचेजिंग पावर के हिसाब से। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट्स की आप प्लानिंग करें तो इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इन्फ्लेशन कम है तो आपका पैसा 14 साल में 5% अगर इन्फ्लेशन है तो 14 साल में तकरीबन आधा हो जाएगा अपनी परचेजिंग पावर से। एंड फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज कि आप अपनी एसेट एलोकेशन को कैसे बनाएं, आप कितना इक्विटी में डालें, कितना डेट में डालें। इसके लिए आप 110 का एक नंबर होता है, 110 माइनस योर एज। अगर आप 30 साल के हैं तो आप 110 में से 30 को घटाएं, आपको 80 का एक फिगर मिलता है, यानी कि 80% आपका पैसा इक्विटीज में जाना चाहिए और जो बाकी पैसा है वो आप डेट में रखें। तो ये एक बहुत ब्रॉडर गाइडलाइन है आपकी एसेट एलोकेशन के लिए, और ये बताता है कि अगर आप यंगर हैं तो आप ज्यादा पोर्शन अपना इक्विटी में रख सकते हैं। एंड दीपाली जी, एक मॉडिफिकेशन है पिछले रूल के ऊपर जिसमें हम 100 माइनस एज करते थे, क्योंकि अब जीवन ज्यादा हो गया है, लॉन्जिविटी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। तो ये एक अगेन ब्रॉडर गाइडलाइन है और ऑफ कोर्स इसका यूज अपनी रिस्क प्रोफाइल और गोल्स के हिसाब से ही निवेशक कर सकते हैं। तो ये हमारे 5 ब्रॉडर रूल्स हैं ऑफ पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग। ओके, तो ये हैं 5 बेसिक रूल्स, इन्हें आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप आइडल फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं। और ये पूरी तरीके से समझाते हैं ये रूल्स कि आपकी उम्र, आपकी एपेटाइट, आपकी विजन के हिसाब से आपको कहाँ किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना एलोकेशन कहाँ करना चाहिए। तो ये 5 बेसिक रूल्स आपको बताए गए हैं, आप नोट कर लीजिए और अभी से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में इनको लागू कीजिए। लेकिन चलिए अब बात करते हैं कॉलर्स से, और पहले कॉलर रोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, क्या आप वानखेड़े स्टेडियम मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं? नहीं मैम, वानखेड़े से नहीं, मैं जयपुर से कनेक्टेड हूँ मैडम। लेकिन एक बात बताइए, एक्साइटेड तो आप खूब होंगे। अब मैंने तो टीम इंडिया की टी शर्ट पहनी हुई है। आई होप आपके लिए तो ये मैच और भी ज्यादा स्पेशल होगा, जिस तरीके से रोहित शर्मा के लिए स्पेशल है जो इस समय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मौजूद है। उनकी टीम कितनी शानदार प्रदर्शन दिखा रही है। बिल्कुल मैम, मेरे लिए भी बहुत ज्यादा एंजॉयफुल है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। ओके, चलिए विश तो यही करते हैं। इनफैक्ट अब बॉलिंग शुरू हुई है इंडियन टीम की और उस पर नजरें बनी हुई है, लेकिन क्या शानदार परफॉर्मेंस रही पूरी ही इंडियन टीम की इस सेमीफाइनल में। और विराट कोहली हो, श्रेयस हो, व्हाट अ परफॉर्मेंस। बट बताइए रोहित, जयपुर से ही सही, आई एम श्योर आप मैच देख रहे होंगे, लेकिन फिलहाल आपका क्वेश्चन क्या है, क्या जानना चाहते हैं? मैं मैच भी देख रहा हूँ और मुझे मैच नहीं भी देखने की है। मुझे पता है कि इंडिया पूरी तरीके से फाइनल में जा रही है और फाइनल जीत रही है। अच्छा, अपना सवाल आप अपना पूछो उससे पहले प्रबलीन, रोहित शर्मा जयपुर से बहुत कॉन्फिडेंट है और उतने ही कॉन्फिडेंट है जितने रोहित शर्मा मुंबई में बैठे हुए कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं इस जीत को लेकर। आपने देखा मैच, पूरी बैटिंग परफॉर्मेंस इंडियन टीम की? पूरी तो नहीं देखी है दीपाल जी, बट डेफिनेटली बीच में देखी है। लास्ट के कुछ ओवर्स अभी मैं देख के आ रही हूँ एंड मैं सोचू मुझे भी ब्लू पहन लेना चाहिए था कुछ, आज गलत कलर चूज किया है। बट रोहित शर्मा जी की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बट यहाँ जो हमारे जयपुर वाले रोहित शर्मा है, इनके पास तो जितने फंड्स है वो जो हमारी क्रिकेट टीम है उससे बहुत ज्यादा इनने जोड़ रखे हैं। सो उसको घटाने की बहुत जरूरत है। अच्छा, इन वाले रोहित शर्मा की म्यूचुअल फंड टीम देख लेते हैं कैसी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के 6s और 4s को अचीव करने के लिए। तो बताइए रोहित, कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या सवाल है? मैम मैंने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है, लार्ज मिड कैप में किया हुआ है, फ्लेक्सी कैप में, मल्टी कैप में, और 3 से 4 फंड हैं जो थीमेटिक फंड हैं। एक डिफेंस में किया हुआ है मैंने, एक फार्मा फंड में किया हुआ है। ओके, तो फंड्स तो आपके काफी सारे। इंडियन क्रिकेट टीम में भी 11 मेंबर्स होते हैं, आपके तो उससे ज्यादा लंबी लिस्ट है जैसे प्रबलीन ने कहा। और प्रबलीन 10,200 के एसआईपी के लिए क्या वाकई इतने प्लेयर्स की जरूरत है म्यूचुअल फंड टीम में इनकी? क्योंकि आप देखिए
मैं क्विकली अगर नेम मेंशन करूं, महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप, बंधन इमर्जिंग बिजनेसेस, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, एडलवाइस फोकस्ड इक्विटी, एचएसबीसी मल्टी कैप, कोटक मल्टी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एचडीएफसी फार्मा एंड हेल्थ केयर, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, जेएम फाइनेंशियल फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, एचडीएफसी डिफेंस फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, आईसीआईसी प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी, बंधन ट्रांसपोर्टेशन, आदित्य बिरला का प्योर वैल्यू फंड और एक्सिस मल्टी कैप। तो प्रबलीन, मुझे लगता है इनको रोहित शर्मा जो हमारे टीम इंडिया के कप्तान हैं उनसे थोड़ा सा प्रेरित होना चाहिए अपने नाम की तरह, और थोड़ी सी फोकस्ड टीम बनानी चाहिए और स्टार परफॉर्मर्स हासिल करने चाहिए। बताइए क्या सजेशन के पोर्टफोलियो को लेकर? टू मच फंड्स 10,200 के एसआईपी के लिए, और एक गोल जो इन्होंने हमें डिटेल में भेजा है वो 10 से 13 साल में 1 करोड़ का है। बताइए सजेशंस। तो जो रोहित जी का पोर्टफोलियो है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा फंड्स हैं, और मेरे ख्याल से अभी इनने अपना पोर्टफोलियो क्योंकि हाल ही में शुरू किया है, तो दीपाली जी मैं चाहूंगी कि इसको हम काफी चेंज करें, बिकॉज अगर अभी डालेंगे तो कंटिन्यू करेंगे तो बाद में इसको समेटना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अपनी जो इनकी करंट इन्वेस्टमेंट है उससे इनको जो टारगेट चाहिए वो डेफिसिट में होगा, अचीव नहीं हो पाएगा। 10 साल कंपाउंडिंग के लिए अच्छा समय है, पर बहुत ज्यादा नहीं। 1 करोड़ जमा करने के लिए 10 साल में करीबन 45,000 की एसआईपी की रिक्वायरमेंट है, और अगर 13 साल का समय है तो भी इनको करीबन 29,000 की एसआईपी करने की रिक्वायरमेंट है। और अपने बेटे के लिए गोल बना रहे हैं, तो मैं बोलूंगी कि जितना ऐड ऑन कर सकते हैं, इसमें जितनी क्षमता है डेफिनेटली करें, बिकॉज एजुकेशन इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है इंडिया में। इन फंड्स को बिल्कुल भूल जाएं जो इनके पास 20 हैं, इनमें से 1-2 ही हम फंड्स को कंटिन्यू करेंगे। एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड अपने पास रखें, निफ्टी 50 इक्वल वेट। एक मिड कैप में इंडेक्स फंड चुन ले 150 निफ्टी मिड कैप। एक मल्टी कैप फंड को यहाँ पे अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, और एक स्मॉल कैप फंड को, स्मॉल कैप में ये टाटा को कंटिन्यू कर सकते हैं, मेरे ख्याल से डीएसपी भी ठीक है, निपॉन, इनमें से किसी एक फंड को कंटिन्यू कर लें, और एक मल्टी कैप अपने पास रख सकते हैं। कोटक मल्टी कैप मेरे ख्याल से ये रख सकते हैं अपना कंटिन्यूएशन में, एंड अदर 2 फंड शुड बी उनके पैसिव होने चाहिए। और इसी टाइम पे अपना रिजेक्ट करके एग्जिट कर लें, और एक क्लैरिटी से 4 फंड से ज्यादा का अपना पोर्टफोलियो ना बनाएं, और उसमें जब इनके पास पॉसिबल हो तो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट आगे करते रहे। ओके, चलिए, तो ये सजेशन दिया गया है आपके पोर्टफोलियो को लेकर, और बहुत ज्यादा क्लटर्ड पोर्टफोलियो मत बनाइए। लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, इन कैटेगरीज के एक फंड्स भी आप रखेंगे तो काफी होंगे। आपके गोल की अगर बात करें तो आपको एसआईपी अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। 13 ईयर्स का भी अगर हम होराइजन लेकर चले तो 29,000 की एसआईपी आपको लगेगी। एक साथ आप इतना एसआईपी अमाउंट नहीं बढ़ा सकते हैं, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हर साल अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाइए। एक और कॉलर या एक और प्लेयर इनफैक्ट हमारे साथ मौजूद है, अजिंक्य जाधव महाराष्ट्र से। अजिंक्य जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। हेलो, बताइए। मैम मेरे अभी 4,000 की एसआईपी चल रही है मैडम। सवाल बताइए। एसबीआई स्मॉल कैप में 1,000 की, एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 2,000 की, और मैडम अभी मई में एक एचडीएफसी डिफेंस फंड एक आया है, उसमें मेरी 1,000 की एसआईपी चल रही है मैडम। तो मैडम एचडीएफसी डिफेंस फंड के बारे में थोड़ा आप बता दीजिए। और मैं और 11,000 की एसआईपी करनी है मेरे को, तो वो कौन कौन से फंड में करे, वो थोड़ा मेरे को चाहिए था। हेलो, ओके, ठीक है। तो आप अपनी एसआईपी अमाउंट बढ़ाकर 11,000 करना चाहते हैं, राइट? या फिर 11,000 की एडिशनल एसआईपी करना चाहते हैं? एडिशनल करनी है मैडम। ओके, तो यानी फिर आपका एसआईपी अमाउंट टोटल 15,000 रुपए महीने का हो जाएगा, करेक्ट? हाँ 15,000 का, हाँ 15,000 का हो जाएगा। ओके, तो 20 इयर्स का होराइजन है। 4,000 की एसआईपी चल रही है फिलहाल। 4,000 को बढ़ाकर 15,000 ये करने का सोच रहे हैं। फिलहाल इनके पास एसबीआई स्मॉल कैप 1,000 रुपए महीना, एचडीएफसी इंडेक्स फंड 2,000 रुपए महीना, एचडीएफसी डिफेंस फंड 1,000 रुपए महीना है। फिलहाल 3 ही फंड्स है, क्लटर्ड नहीं है इनका पोर्टफोलियो, लेकिन 11,000 एडिशनल एसआईपी कहाँ करनी है इनको, प्लस इनका जो गोल है 20 इयर्स को लेकर, वो कितना एक्यूमुलेशन ये कर पाएंगे इन 20 इयर्स? 15,000 पर मंथ ऑफ एसआईपी। दीपाली जी, इनके पास अगर 15,000 की एसआईपी होएगी, और इनका जो थोड़ा सा इनके पास ऑलरेडी क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो 50,000 ऑलरेडी हैं,
उन सबको मिला के ये अगले 20 साल में 1,35,00,000 जमा कर लेंगे, अगर हम 11% के रिटर्न्स के हिसाब से कैलकुलेट करें पोर्टफोलियो रिटर्न्स, जो एक आई थिंक अचीवेबल नंबर है आराम से। पर यहाँ पे थोड़ा जी जादव जी इस चीज का ध्यान कर ले कि जैसे 1 करोड़ या सवा करोड़ अगर ये जमा करते हैं तो उस टाइम पे 20 साल बाद उसकी वैल्यू जो होगी, जो अभी हमने डिस्कस किया, वो करीबन 32 से 35 लाख के करीब होगी आज के टाइम के, 32 से 35 लाख। तो मेरी राय ये होगी कि जब ये अपनी एसआईपी अभी बढ़ाते हैं, 15,000 करते हैं और उसमें अगर सालाना 10% की भी इंक्रीमेंट कर लें, तो ये इसका डबल 2.7 करोड़ जमा कर पाएंगे। तो अलोंग द वे आप रुकिएगा मत सिर्फ 15,000 की एसआईपी करके कि आपका गोल अचीव हो रहा है, थोड़ा इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट आप जरूर करते रहिएगा। आपके फंड्स तीनों सही हैं, आपने एक स्मॉल कैप रखा है, आपने लार्ज कैप के लिए एक इंडेक्स फंड रखा है। मेरी सलाह होगी कि आप एक मिड कैप का भी फंड यहाँ पे ऐड करें, तो आपके लार्ज मिड स्मॉल तीनों का एलोकेशन हो जाएगा। मिड कैप में अगर आप एक्टिव फंड का चुनाव खुद से नहीं कर सकते हैं, तो आप सिंपली एक मिड कैप निफ्टी का 150 इंडेक्स फंड उठा लें। और जो आपको शंका है एचडीएफसी डिफेंस फंड को लेके, वहां पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक ऑफकोर्स छोटे सेक्टर को, थीम को यहाँ पे एलोकेशन है और ये थोड़ा ज्यादा स्मॉल कैप ओरिएंटेड है। तो अगर अभी आपने हाल में इन्वेस्टमेंट किया है एनएफओ के टाइम पे, तो भी हमने पिछले महीने में देखा दीपाली जी दैट स्मॉल कैप्स वर हिट। तो इतनी जल्दी वैसे भी प्लस ये थीमेटिक फंड है, शायद आपको यहाँ पे थोड़ी सी घबराहट हो रही होगी रिटर्न्स देख के, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, पर एलोकेशन बहुत ज्यादा नहीं रखिएगा। तो जो आपका इंक्रीमेंटल अमाउंट है वो ज्यादा आपके लार्ज कैप, आपके मिड कैप और आपके स्मॉल कैप में जाना चाहिए। और आपका डिफेंस फंड में भी 2 या 3,000 रुपए से ज्यादा अभी उस पर आप मत बढ़ाइएगा, ओवरऑल 15,000 में से। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजी आपके पोर्टफोलियो को लेकर। क्विकली रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, चल वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं यो मनी। प्रबलीन वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और क्वेश्चन फटाफट से लेते हैं। श्रवण कुमार शर्मा असम से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। श्रवण नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम। बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। जी मैंने मैसेज किया था व्हाट्सएप में, तो डीएसपी टॉप 100 मेरा फंड है, सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप का फंड है। ऐसे मतलब 6 फंड है मेरे, तो 1000 करके मैं पर मंथ मैं ऐसा एसआईपी कर रहा हूँ। और कभी कभी अगर मेरे पास एडिशनल रहता है पैसा तो मैं उसको एडिशनल परचेज भी करता हूँ लमसम करके। एसआईपी के बाद भी अगर मिलता है कभी चांसेस से, तो मेरा 15 इयर्स का ये टाइम हॉराइजन है, तो 75 लाख के आसपास का मुझे मतलब टारगेट सेट किया हुआ है। तो ये फंड्स कैसे होंगे, तो उसके लिए थोड़ा एडवाइस चाहता हूँ। ओके ओके पूछ लेते हैं। तो 12,000 की एसआईपी चल रही है, 3 लाख का पोर्टफोलियो है, 15 साल में 75 लाख का टारगेट। इनके पास 6 फंड्स हैं, सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप, एक्सिस निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, डीएसपी टॉप 100 इक्विटी, एचडीएफसी मल्टी कैप, यूटीआई लार्ज कैप, क्वांट एक्टिव फंड। सही में 2,000 रुपए महीना ही डाल रहे हैं। क्या सजेशंस इनके लिए प्रबलीन? दीपाली जी, इनकी जो करंट एसआईपी है और जो थोड़ा इनका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, उससे ये ऑलमोस्ट अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। थोड़ा सा डेफिसिट होगा तो करीबन 1500 रुपए से अगर अपनी एसआईपी को इंक्रीज कर सकते हैं तो 11% के ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स पे अपना टारगेट ही अचीव कर लेंगे नेक्स्ट 15 ईयर्स में, जो इनका 75 लाख का है। इनके पास जो फंड्स हैं उनमें 3 लार्ज कैप फंड है, 2 एक्टिव, 1 पैसिव, 2 मल्टी कैप, 1 लार्ज एंड मिड कैप फंड। मेरी ये सलाह होगी, 15 साल का इनका होराइजन है तो बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ चले। 2 लार्ज कैप्स को ये एग्जिट कर सकते हैं। एक है जो एग्जिट करने वाले हैं वो है एक्सिस का निफ्टी नेक्स्ट 50 और यूटीआई का लार्ज कैप। डीएसपी टॉप 100 को ये कंटिन्यू कर ले। एक मिड कैप फंड को जोड़े। अगेन अगर एक्टिव फंड का चुनाव कर सकते हैं तो आप एसबीआई का देख सकते हैं, कोटक का, एचडीएफसी का, वरना आप सिंपली एक इंडेक्स फंड उठा लें मिड कैप स्पेस से 150 इंडेक्स, और एक क्लीन एक स्मॉल कैप फंड अपने पास रखें। और मल्टी कैप फंड्स आपने 2 चुने हुए हैं, आप यहाँ पे क्वांट को कंटिन्यू कर लीजिए। एचडीएफसी को आप एग्जिट करके, जैसे एचडीएफसी का 150 मिड कैप ले सकते हैं, एचडीएफसी का एक्टिव मिड कैप फंड ले सकते हैं। तो 4 फंड से ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है और थोड़े क्लीन पोर्टफोलियो के साथ आप आगे बढ़े और हल्का फुल्का अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। ओके चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर, उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। क्विकली पूछ लेते हैं टॉप 4 फंड्स प्रबलीन के। प्रबलीन बताइए आपकी चॉइसेस क्या हैं? दीपाली जी, मेरी चॉइसेस ऑलमोस्ट सेम है जैसे लास्ट टाइम। द फर्स्ट वन इज एक निफ्टी इक्वल वेट स्ट्रैटेजी, जहाँ पे हम इक्वल मात्रा में निफ्टी के 50 फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। डीएसपी का इक्वल वेट, ये एचडीएफसी और 1-2 और फंड हाउसेस के थ्रू भी अवेलेबल है। सेकंड है थोड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जहां पे हम 3 से 4 साल का होराइजन लेके चल रहे हैं। हमें गोल्ड, डेट और इक्विटी का एक्सपोजर मिल जाता है। 3 साल बने रहेंगे तो डेट विद इंडेक्सेशन का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, टैक्सेशन। नेक्स्ट है एडेलवाइज का लार्ज मिड 250 इंडेक्स फंड, अगेन पैसिव फंड है, हमें लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स दोनों का कॉम्बिनेशन में एक्सपोजर देता है पैसिव तरीके से। और चौथा है एक एक्टिव फंड जो है निपॉन का मल्टी कैप फंड, जो हमें लार्ज, मिड और स्मॉल सेक्टर्स में एक्सपोजर देता है। अगेन मेरे ख्याल से ये एक अच्छा और विद लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड फंड है जो इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। तो ये रहे टॉप 4 फंड्स प्रबलीन की तरफ से। डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, एडवाइज लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड और निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। चलिए, शुक्रिया प्रबलीन शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। और उम्मीद करती हूँ कि आप जाकर अब फाइनल सेमीफाइनल का जो आखिरी पड़ाव है वो देखेंगी, क्योंकि हम भी शो के बाद वही करने वाले हैं इन बिटवीन। और गुड लक टीम इंडिया को अगेन। इसी के साथ एक ब्रेक के साथ भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।